नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी कैपिटल पर। और दोस्तों, हमने यहाँ पर देखा था धातु और अधातु के बारे में। तो धातु और अधातु की क्या होता है और इसके रासायनिक और भौतिक गुणधर्म हम लोगों ने पिछले वीडियो में जान लिए थे, और सक्रियता श्रेणी की जानकारी भी हम लोगों ने पिछले वीडियो में प्राप्त कर ली थी, उसके गुण भी देख लिए थे। अब दोस्तों, यहाँ पर हम लोग देखेंगे धातुओं की प्राप्ति। दोस्तों देखेंगे धातुओं की प्राप्ति कैसे होती है। दोस्तों यहाँ पर क्या दिया गया है कि पृथ्वी की भूपर्पटी धातुओं का मुख्य स्रोत है। दोस्तों क्या है मुख्य स्रोत, लेकिन धातुएं ऐसा नहीं कि और जगह नहीं पाई जाती है, धातुएं समुद्र में भी पाई जाती हैं, ऐसा कि आगे दिया गया है। मुख्य रूप से दोस्तों भूपर्पटी पर पाई जाती हैं। और देखिए दोस्तों, समुद्री तल से भी मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड आदि जैसे कुछ विलेय लवण उपस्थित होते हैं। दोस्तों क्या होता है, समुद्री तल में मैग्नीशियम लवण और सोडियम लवण भी पाए जाते हैं। अब दोस्तों आगे देखते हैं क्या होता है। तो खनिज। अब दोस्तों जान लेते हैं खनिज के बारे में। खनिज क्या होते हैं, खनिज के बारे में आप लोगों ने 9th में भी पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पे भी देख लेते हैं। पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को खनिज कहते हैं। दोस्तों क्या होता है, भूपर्पटी में जो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले धातु होती हैं उन्हें हम, या तत्व या यौगिक होते हैं उन्हें हम खनिज कहते हैं। तो दोस्तों क्या होता है, पृथ्वी की भूपर्पटी में जो प्राकृतिक रूप से पहले से जो उपस्थित होती हैं उन तत्वों को या यौगिकों को हम क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। अब दोस्तों देखते हैं अयस्क के बारे में। कुछ स्थानों पर खनिजों में कोई विशेष धातु काफ़ी मात्रा में होती है जिसे निकालना लाभकारी होता है, इन खनिजों को अयस्क कहते हैं। दोस्तों क्या होता है, जो खनिज होते हैं जो प्राकृतिक रूप से भूपर्पटी में पाए जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, कोई कहीं पर कोई विशेष धातु उपस्थित होती है और उसे निकालना लाभकारी होता है, यानी वो अत्यधिक महंगी होती है। दोस्तों इस धातु को हम क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे जो ये धातुएं निकलती हैं ज़मीन से, भूपर्पटी से या समुद्र से हम लोगों ने कोई लवण निकाला, तो उसका हम निष्कर्षण कैसे करेंगे। भाई वहाँ पे तो अन्य धातुएं भी उसमें मिली होती हैं, तो उसका क्या निष्कर्षण निकालेंगे हम, कैसे उस धातु को अलग करेंगे, किस प्रकार से हम धातु का निष्कर्षण करेंगे। तो अब देखेंगे धातुओं का निष्कर्षण। दोस्तों हम देखेंगे धातुओं का निष्कर्षण। अब दोस्तों हमने अभी तक पढ़ा था धातुओं की प्राप्ति। धातुओं की प्राप्ति भूपर्पटी से होती है। जब भूपर्पटी से धातुएं निकलती हैं, कुछ यौगिक के रूप में होती हैं और कुछ स्वतंत्र रूप में होती हैं, तो इसको कैसे हम निष्कर्षण करेंगे, किस प्रकार से जो यौगिक के रूप में उसमें से हम धातु को अलग करेंगे, वो सब हम देखेंगे यहाँ पर। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर धातुओं का निष्कर्षण। भूपर्पटी में कुछ धातुएं स्वतंत्र रूप में मिलती हैं और कुछ धातुएं यौगिक के रूप में मिलती हैं। अब दोस्तों यहाँ पर दिया गया कुछ धातुएं स्वतंत्र रूप में, दोस्तों कम अभिक्रियाशील होती हैं, वो स्वतंत्र रूप में मिलती हैं, और जो ज़्यादा अभिक्रियाशील होती हैं वो दूसरे तत्वों को अपने में जोड़ लेती हैं, इसलिए दोस्तों वो यौगिक के रूप में मिलती हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं सबसे कम अभिक्रियाशील होती हैं। अभी तक दोस्तों हम लोगों ने सक्रियता श्रेणी पढ़ी थी, उसमें देखा था कौन सी धातुएं अधिक अभिक्रियाशील हैं, कौन सी कम अभिक्रियाशील हैं, कौन सी मध्यम अभिक्रियाशील हैं। उन्हीं की बात यहाँ पर हो रही है। जो सबसे नीचे जो होती हैं वो होती हैं सबसे कम अभिक्रियाशील। और दोस्तों जब सबसे कम अभिक्रियाशील होती हैं तो दूसरे धातुओं से अभिक्रिया नहीं कर पाती हैं, इस कारण वो एक यौगिक नहीं बनाती हैं, वो अपने ही स्वतंत्र रूप में रहती हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कौन सी धातुएं दी गई हैं, ये स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं। जैसे दोस्तों गोल्ड Au, जो सोना होता है वो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, कम अभिक्रियाशील होता है। चांदी, प्लेटिनम, कॉपर, ये दोस्तों धातुएं क्या है, स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं, ये किसी से अभिक्रिया करके यौगिक नहीं बनाती हैं, भूपर्पटी में स्वतंत्र रूप से मिल जाती हैं। अब दोस्तों आगे देखते हैं, सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर की धातुएं सबसे अधिक अभिक्रियाशील होती हैं। अब दोस्तों दिया गया जो सबसे ऊपर की धातुएं होती हैं वो सबसे अधिक अभिक्रियाशील होती हैं, ये मैंने आपको सक्रियता श्रेणी पढ़ाते समय भी बता दिया था। अब दोस्तों यहाँ देखेंगे सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर की धातुएं सबसे अधिक अभिक्रियाशील होती हैं, यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती। ये दोस्तों सबसे अधिक अभिक्रियाशील होती हैं, किसी न किसी धातु से अभिक्रिया करके ये अपना यौगिक बना लेती हैं, इसी कारण दोस्तों क्या होता है, ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती हैं, स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती हैं। अब दोस्तों इसके उदाहरण देख लेंगे। जैसे दोस्तों पोटेशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, ये सब क्या हैं, अधिक अभिक्रियाशीलता वाले तत्व हैं और ये दूसरों से अभिक्रिया करके यौगिक बना लेते हैं।
इसलिए ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते। यहाँ पर लिखा भी है, यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते हैं, ये कभी स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते हैं, ये यौगिक के रूप में ही पाए जाते हैं। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे सक्रियता श्रेणी में मध्यम आने वाले तत्व। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे सक्रियता श्रेणी में मध्य में आने वाले तत्व। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सक्रियता श्रेणी में मध्य की धातुएं मध्यम अभिक्रियाशीलता वाली होती हैं। दोस्तों क्या होता है, जो सक्रियता श्रेणी में जो मध्य में धातुएं होती हैं वो मध्यम सक्रियताशीलता यानी कि कम सक्रियताशीलता वाली होती हैं। इसलिए किस रूप में मिलती हैं, तो आइए देखते हैं। भूपर्पटी में यह मुख्यतः ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाई जाती हैं। दोस्तों ये क्या होता है, ये धातुएं हमारी ऑक्साइड या कार्बोनेट या सल्फाइड के रूप में पाई जाती हैं। आप देखते हैं कि कई धातुएं ऑक्साइड भी होती हैं, मतलब ऑक्साइड के रूप में पाई जाती हैं। यहाँ पर भाषा सही नहीं लिखी है, ऑक्साइड के रूप में पाई जाती हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, अब हम देखेंगे, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है धातुओं का निष्कर्षण। अब दोस्तों दूसरा पॉइंट हम पढ़ेंगे धातुओं का समृद्धिकरण। अब दोस्तों देखिए, समृद्धिकरण करके हम कैसे धातुओं को प्राप्त करते हैं। तो देखिए यहाँ पर धातुओं का समृद्धिकरण क्या होता है। पृथ्वी से खनिज अयस्कों में रेत, मिट्टी आदि जैसी कई अशुद्धियाँ होती हैं। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर पृथ्वी से जब हम लोग धातुओं को निकालते हैं तो उसमें खनिज अयस्क जो होते हैं उसके तो उसमें बहुत अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। इन अशुद्धियों को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, जिन्हें हम गैंग कहते हैं। इन अशुद्धियों को ही हम गैंग कहते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने समझ लिया होगा कि खनिज अयस्कों में पाई जाने वाली अशुद्धियों को हम लोग गैंग कहते हैं। अब देखिए दोस्तों आगे क्या दिया गया है, इन्हीं गैंग को अयस्क में से निकालने की क्रिया को अयस्कों का समृद्धिकरण कहते हैं। तो दोस्तों इस क्रिया को हम क्या कहेंगे, अयस्कों का समृद्धिकरण। जो धातुओं या खनिज अयस्कों में रेत, मिट्टी आदि जैसी कोई भी अशुद्धियाँ होती हैं उन्हें हम गैंग कहते हैं, और इन अशुद्धियों को धातु में से निकालने की क्रिया को हम धातु का समृद्धिकरण कहते हैं। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे धातुओं का निष्कर्षण, यानी कि हम एक कम अभिक्रियाशीलता वाली धातुओं को, मध्यम अभिक्रियाशीलता वाली धातुओं को सभी का अलग अलग निष्कर्षण करके देखेंगे। यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण। क्या करेंगे, जो सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे धातुएं आती हैं उनका निष्कर्षण करेंगे। अब देखिए दोस्तों, इन धातुओं को ऑक्साइड को गर्म करने से केवल धातु प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों क्या होता है, इनका जो यौगिक होता है उसको हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित करके ही हम निकाल सकते हैं धातु को, वैसे नहीं निकाल पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित कर लेंगे, उसके बाद धातु को अलग कर देंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर उदाहरण दिया गया है हमें, जैसे HgS दोस्तों होता है सिनावर होता है मरकरी धातु का अयस्क। तो दोस्तों ये एक मरकरी धातु का अयस्क सिनावर हम लोग लेते हैं और इससे धातु मरकरी अलग करके देखेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर वायु में गर्म करने पर पहले ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है और अधिक उपचयित करने पर मर्क्यूरिक ऑक्साइड मरकरी में बदल जाता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ये देखिए मर्क्यूरिक, ये दोस्तों दिया गया सिनावर HgS, यानी कि मरकरी का एक ऑक्साइड, एक अयस्क। ये दोस्तों एक मरकरी का एक अयस्क है। अब देखिए इसमें हमने क्या किया, इसकी वायु से हम अभिक्रिया कराएंगे, यानी कि हमने ले लिया है यहाँ पर 3O2 ऑक्सीजन ले ली है। अब हम इसकी अभिक्रिया कराएंगे दोस्तों, यहाँ पर बन जाएगा HgO, यानी कि मर्क्यूरिक ऑक्साइड। ये दोस्तों यहाँ हो गया मर्क्यूरिक ऑक्साइड। और दोस्तों हमारे पास निकल के आ गई SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ये गैस उड़ जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो गया है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड। और दोस्तों यहाँ पर दिया गया था कि हम सिर्फ ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित करके धातु को निकाल सकते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमने क्या निकाल लिया है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, यानी कि धातु का ऑक्साइड रूप। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर HgO ये हमें मिल गया है ऑक्साइड। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा गया है अधिक उपचयित करके, यानी कि इसको अधिक हीट करके निकालेंगे। यहाँ पे हमने इसको हीट किया तो यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर 2Hg यानी कि
मरकरी निकल के आ गई यहाँ पर, और ऑक्सीजन गैस, ये ऑक्सीजन गैस उड़ जाएगी। इसके बाद हमारे पास बचेगा मरकरी धातु। दोस्तों हमने यहाँ पर मरकरी का निष्कर्षण कर लिया है। अब दोस्तों इसी प्रकार हम देखेंगे कॉपर का एक हम क्या लेंगे, अयस्क। कॉपर के अयस्क से हम क्या करेंगे, कॉपर धातु को निकालेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर इसी प्रकार Cu2S के रूप में तांबा लेकर, Cu2S क्या है, एक कॉपर का अयस्क है, के रूप में हमने तांबा को क्या लिया है, एक अयस्क के रूप में लिया है। तांबा को लेकर वायु के साथ गर्म करने पर इसको अयस्क से अलग कर सकते हैं। क्या कर सकते, क्रिया कराकर वायु के साथ गर्म करके एक अयस्क धातु को अलग कर सकते हैं अयस्क के साथ से। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने क्या लिया है, कॉपर का अयस्क Cu2S। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर दोस्तों देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, इसका अयस्क ले लिया और ऑक्सीजन से हम क्रिया कराएंगे तो यहाँ पर बन जाएगा Cu2 यानी कि कॉपर ऑक्साइड Cu2O, और दोस्तों यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस उड़ जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए कॉपर का अयस्क है, जो कॉपर का ऑक्साइड हम लोगों ने निकाला है, उसके साथ हम क्या करेंगे, जो अयस्क दिया था उसकी क्रिया कराएंगे और हम कॉपर को निकाल लेंगे। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर हमारे पास 4 Cu हैं, यहाँ पर 2 हैं, तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोस्तों यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 6 Cu प्लस SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस उड़ जाएगी और हमारे पास कॉपर निकल के आ जाएगा। अब दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं जो सक्रियता श्रेणी में मध्य में स्थित धातुएं हैं उनका निष्कर्षण। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर सक्रियता श्रेणी में मध्य स्थित धातुओं का निष्कर्षण। अभी तक दोस्तों हमने क्या देखा था, सबसे कम जो सबसे नीचे उपस्थित होती हैं उनका निष्कर्षण। अब तो देखेंगे मध्य स्थित धातुओं का निष्कर्षण, जो धातुएं मध्य में स्थित है उनका निष्कर्षण। अब दोस्तों देखिए सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। दोस्तों क्या होता है, सल्फाइड अयस्कों को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर क्या होता है दोस्तों, यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, भर्जन। अब दोस्तों देखेंगे निस्तापन क्या होता है। कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने से यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम लोग निस्तापन कहते हैं। अब दोस्तों हम लोगों ने भर्जन और निस्तापन के बारे में जान लिया है। दोस्तों भर्जन और निस्तापन के बारे में आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा। अब दोस्तों देखते हैं यहाँ पर इसकी क्या जरूरत है। तो देखिए दोस्तों सल्फाइड या कार्बोनेट की तुलना में धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करना अधिक आसान है। और दोस्तों हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि मध्य में जो उपस्थित धातुएं होती हैं सक्रियता श्रेणी में, वो ऑक्साइड, कार्बोनेट और सल्फाइड के रूप में ही हमें मिलती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जब तीनों रूप में मिलती हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या दिया गया, सल्फाइड और कार्बोनेट की तुलना में जो धातु ऑक्साइड होते हैं उनसे हम धातुएं निकालना हमारा अधिक आसान होता है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, पहले जो सल्फाइड और कार्बोनेट होंगे उनको हम पहले ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों भर्जन क्रिया करेंगे हम। दोस्तों यहाँ पर देखिए हमने लिया है ZnS यानी कि जिंक सल्फाइड, यहाँ पर लिख देंगे जिंक सल्फाइड। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे यहाँ पर हमने लिया है जिंक सल्फाइड ZnS प्लस O2 यानी कि दोस्तों हमने यहाँ पर देखा था वायु की, ये हमें दिया गया है भर्जन। देखेंगे सल्फाइड है इसको वायु की उपस्थिति में, तो हमने क्या किया, उसको वायु से क्रिया वायु की उपस्थिति में उसकी क्रिया कराई है। तो यहाँ पर बन जाएगा जिंक ऑक्साइड जो हमें चाहिए था। और दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल गई है जो कि उड़ जाएगी, हमें प्राप्त हो जाएगा ZnO यानी कि जिंक ऑक्साइड। अब दोस्तों देखते हैं यहाँ पर निस्तापन। अब दोस्तों जिंक कार्बोनेट है, यहाँ पर जिंक कार्बोनेट से हम लोग डायरेक्ट धातु नहीं प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए हम लोगों ने इसे ऑक्साइड के रूप में प्राप्त करने के लिए ये निस्तापन करना पड़ेगा इसका। जिंक कार्बोनेट को दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, वायु की सीमित मात्रा लेंगे, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या किया, वायु की सीमित मात्रा में इसे हीट कराया है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर इसे गर्म करने पर क्या होगा, ZnO यानी जिंक ऑक्साइड मिलेगा।
जिंक ऑक्साइड और CO2 और कार्बन डाइऑक्साइड। अब दोस्तों हम लोग आगे देखेंगे कि जिंक ऑक्साइड तो मिल गया है, जिंक ऑक्साइड से हम लोग कैसे जिंक धातु को प्राप्त करेंगे दोस्तों, आगे देखेंगे इसका अपचयन करके। और दोस्तों अपचयन हम किन किन धातुओं से करा सकते हैं इसकी भी जानकारी हम लोग आगे प्राप्त कर लेंगे। अब दोस्तों हम लोगों देखेंगे जो जिंक ऑक्साइड हम लोगों ने प्राप्त किया है पिछली अपक्रिया में, उसको दोस्तों उससे हम लोग क्या करेंगे, जिंक को अलग करेंगे। दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म किया जाता है तो जिंक धातु अपचयित हो जाती है। दोस्तों क्या होता है, अपचयित हो जाती है, यानी कि दोस्तों आपने अपचयन और उपचयन आपने पढ़ा ही है, यानी कि ऑक्सीजन का ह्रास हो जाता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा दिया गया है जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड जिंक ऑक्साइड यानी कि 2ZnO हमने लिया है। और दोस्तों इसका क्या करेंगे, कार्बन के साथ अभिक्रिया कराएंगे। दोस्तों यहाँ पर क्या बनेगा, 2Zn प्लस CO2, यानी कि दोस्तों यहाँ पर अपचयित होकर क्या हुआ है, हमारी जिंक धातु निकल कर आ गई है। अब दोस्तों आगे देखेंगे क्या दिया गया है, अत्यधिक क्रियाशील तत्व यानी तत्व या धातुएं, अत्यधिक क्रियाशील तत्व या धातुएं जैसे NaCaAl, यानी दोस्तों सोडियम, कैल्शियम या एल्यूमिनियम। अब दोस्तों आगे देखेंगे आदि को अपचायक के रूप में उपयोग किया जाता है। दोस्तों क्या किया जाता है, अपचायक के रूप में, अपक्रिया करते समय हम लोग इसे अपचायक के रूप में उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों आगे देखिए, यह निम्न क्रियाशीलता वाली धातुओं को उसके यौगिक से अलग कर देते हैं, उसके यौगिक से अलग कर देते हैं। दोस्तों ये क्या करते हैं कि निम्न क्रियाशीलता वाली जो धातुएं होती हैं, अधिक क्रियाशीलता वाली धातुओं उन निम्न क्रियाशील वाली धातुओं को अलग कर देती हैं उनके यौगिक से। जैसे दोस्तों यहाँ पर देखिए एक उदाहरण दिया गया है MnO2। अब दोस्तों इसका क्या करेंगे, हम किस अपचायक से हम लोग क्रिया करा रहे हैं, Al यानी एल्यूमिनियम से। अब क्रिया कराने पर दोस्तों हमारे पास क्या बन रहा है, 3Mn, जो कि दोस्तों बिल्कुल लिक्विड रूप में आया है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमें प्राप्त हो गया है AlO3। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो मैं Mn धातु प्राप्त हुई बिल्कुल लिक्विड अवस्था में है। अब दोस्तों यहाँ पर लिक्विड अवस्था में तो हम लोग यहाँ पर देखिए और इसमें ऊष्मा भी निकल रही है, तो इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, आइए आगे देखते हैं। यह विस्थापन अभिक्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती है, यानी कि अत्यधिक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया आप लोगों ने पिछले ही चैप्टर में पढ़ा, यानी कि अत्यधिक ऊष्मा निकालने वाली। यह विस्थापन अभिक्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती है, ऊष्मा अत्यधिक होती है इसलिए धातुएं गलित अवस्था में प्राप्त होती हैं। दोस्तों ऊष्मा इस अभिक्रिया में इतनी अधिक हो जाती है जब हम लोग क्या करते हैं, अपचायक के रूप में इन धातुओं का, अधिक क्रियाशीलता वाली धातुओं को, अत्यधिक क्रियाशील धातुओं का हम लोग उपयोग करते हैं अपचायक के रूप में। तो दोस्तों अभिक्रिया में इतनी ऊष्मा निकलती है कि जो धातु प्राप्त होती है हमें वो गलित अवस्था में, बिल्कुल पिघली हुई अवस्था में प्राप्त होती है। अब दोस्तों देखेंगे इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं। अब दोस्तों हम लोग जानेंगे थर्मिट अभिक्रिया क्या होती है। तो देखिए दोस्तों आयरन ऑक्साइड Fe2O3, दोस्तों आयरन ऑक्साइड का सूत्र होता है Fe2O3। अब दोस्तों देखेंगे आयरन ऑक्साइड के साथ Al की अभिक्रिया का उपयोग रेल की पटरी एवं मशीनरी पुर्जों में दरारों को जोड़ने के लिए किया जाता है। इस अभिक्रिया को दोस्तों थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। दोस्तों अभी तक हमने पढ़ा था, अभी हमने दोस्तों पढ़ा था जो अधिक अपक्रियाशील तत्व होते हैं उनका उपयोग हम लोग अपचायक के रूप में करते हैं। वही सेम पैटर्न यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर दोस्तों अपचायक के रूप में एल्यूमिनियम का प्रयोग किया गया है जो कि अधिक अपक्रियाशील होता है। और दोस्तों क्या करेगा, ये ऑक्सीजन का अपचयन करके यहाँ पर हमें लोहा यानी कि Fe देता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर किस प्रकार से अपक्रिया हो रही है। और दोस्तों यहाँ पर दिया गया है कि इस अपक्रिया में जो ये हमें लोहा प्राप्त हो रहा है, ये दोस्तों यहाँ पर गलित अवस्था में प्राप्त हुआ है। ये आपने पहले अपक्रिया में देख लिया होगा। अधिक ऊष्माक्षेपी अपक्रिया होती हैं ये, जहाँ पर हम लोग अधिक क्रियाशील वाले तत्वों का अपचयन के रूप में उपयोग करते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर इनका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, पटरी एवं मशीनरी पुर्जों को दरारों को जोड़ने के लिए किया जाता है, यानी दोस्तों बेल्डिंग के रूप में इनका उपयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो ये पिघला हुआ लोहा है इनको हम लोग दरारों में भर देंगे तो रेल की पटरी चिपक जाएगी। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर Fe2O3 आयरन ऑक्साइड की अपक्रिया हम लोग करा रहे हैं Al यानी एल्यूमिनियम से। यहाँ पर लिख देते हैं आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड की क्रिया हम लोग कराएंगे एल्यूमिनियम से।
तो यहाँ पर दोस्तों बनेगा लोहा, जो कि लिक्विड के रूप में होगा, यानी कि गलित अवस्था में। और दोस्तों Al2O3 ये हमारा अलग से निकल के आ जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं, तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर थर्मिट अपक्रिया को पूर्ण रूप से समझ लिया है। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर देखेंगे सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण। जो सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर धातुएं होती हैं उनका निष्कर्षण हम लोग किस प्रकार करते हैं। ये धातुएं अधिक अपक्रियाशील होती हैं। इन धातुओं को विद्युत अपघटनीय अपचयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। दोस्तों विद्युत अपघटनीय अपचयन क्या होता है, अगर आपको इसके बारे में वीडियो चाहिए तो आप लोग बता सकते हैं, मैं इसके लिए अलग से वीडियो डाल दूंगा छोटी सी, तो आप लोग इसके कमेंट में हमें बता सकते हैं कि आप लोगों को शायद विद्युत अपघटनीय अपचयन ना मालूम हो। दोस्तों इसके लिए मैं अलग से वीडियो डाल दूंगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर विद्युत अपघटनीय अपचयन द्वारा क्या होता है कि अधिक क्रियाशील तत्व होते हैं उनका निष्कर्षण किया जाता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर विद्युत अपघटनीय अपचयन द्वारा जब हम निष्कर्षण करते हैं तो देखिए दोस्तों यहाँ पर कैथोड पर हमारा निकल के आता है Na। यहाँ पर दोस्तों एक इलेक्ट्रॉन प्लस होता है, तो इसमें माइनस वाला ऐड करेंगे तो हमारा Na इसका अष्टक पूरा हो जाएगा और सोडियम निकल के आ जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर देखिए एनोड पर क्या होता है, Cl के पास एक माइनस का इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2Cl है यानी कि 2 माइनस के हो जाएंगे। तो यहाँ पर जब Cl2 क्लोरीन गैस निकल के आएगी तब यहाँ पर देखिए प्लस के 2 इलेक्ट्रॉन माइनस के हो जाएंगे इसके प्लस में, यानी कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन माइनस के हो जाएंगे। तो दोस्तों हमने यहाँ पर क्या समझ लिया है, थर्मिट अपक्रिया और सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर आने वाले धातुओं का निष्कर्षण समझ लिया है। अब दोस्तों हम देखेंगे धातुओं का परिष्करण। दोस्तों हम लोग देखेंगे धातुओं का परिष्करण। अब देखते हैं दोस्तों धातुओं का परिष्करण। देखिए अपचयन से धातुएं पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होती हैं। दोस्तों क्या होता है कि अपचयन जब होता है धातुओं का, जैसे अभी हमने पढ़ा था धातुओं का समृद्धिकरण, उसमें हमने धातुओं का धातुओं का अपचयन करके हम लोग क्या करते थे, धातु को निकाल लेते थे। दोस्तों क्या होता है कभी कभी धातुएं अपचयन से पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं हो पाती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्या करते हैं हम, इसमें अपद्रव्य को हटाने के लिए सबसे अधिक प्रचलित विधि है विद्युत अपघटनीय परिष्करण। दोस्तों हम क्या करेंगे, जब पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं हो पाती हैं तो विद्युत अपघटनीय परिष्करण से हम लोग इन धातुओं को शुद्ध कर लेते हैं, बिल्कुल प्योर रूप में निकाल लेते हैं। आगे दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे संक्षारण, यानी धातुओं का संक्षारण के बारे में दोस्तों हम लोगों ने अम्ल वाले चैप्टर में भी पढ़ाया, अम्ल 4वें अम्लवर्ण में, कि दोस्तों जब हम किसी धातु को वायु, अम्ल या नमी के संपर्क में आ जाती है कोई धातु, तो उसकी चमक चली जाती है या उस पर किसी रूप की परत चढ़ जाती है, तो इसे हम कहते हैं धातु का संक्षारण। अब दोस्तों यहाँ पर देखते हैं सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती हैं। आगे क्वेश्चन मार्क लगा है दोस्तों, सिल्वर की परतें जो सिल्वर की धातु होती है, सिल्वर होती है, वो काली क्यों पड़ जाती है। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे सिल्वर वायु में उपस्थित सल्फर के साथ अभिक्रिया कर सिल्वर ऑक्साइड की परत के कारण ऐसा होता है। तो दोस्तों क्या होता है, जब सिल्वर है कोई, ये मान लीजिए सिल्वर है, अब दोस्तों क्या हुआ यहाँ पर जो वायु है इसमें कुछ सल्फर से इसकी क्रिया होगी, तो ये जो परत चढ़ जाएगी ये यहाँ पर हो जाएगी सिल्वर सल्फाइड, और दोस्तों ये किस रंग की हो जाती है, काले रंग की परत चढ़ जाती है। अब दोस्तों यहाँ पर कॉपर को देखेंगे, कॉपर पर Cu2 तो देखिए दोस्तों Cu यानी कि कॉपर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हरे रंग की परत चढ़ जाती है। दोस्तों क्या होता है कॉपर पर, देखिए ये कॉपर है, कार्बन डाइऑक्साइड हवा में घूम रही है, तो यहाँ पर जब क्रिया करके यहाँ पर देखो, यहाँ पर दोस्तों एक परत चढ़ा देगा, ये परत काहे की हो जाएगी, हरे रंग की परत हो जाएगी। यहाँ पर दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हरे रंग की परत चढ़ जाती है। कोई किसी यहाँ पर कोई तांबे की कोई तार है या तांबे का कोई कण है, तो उस पर क्या होगा, हरे रंग की परत चढ़ जाएगी। कोई बर्तन है तो अब दोस्तों देखेंगे संक्षारण से सुरक्षा। धातुओं का संक्षारण से हम लोग सुरक्षा किस प्रकार कर सकते हैं। तो दोस्तों क्या होता है, पेंट करके। सबसे नंबर 1 पे हम लोग क्या करते हैं, किसी बर्तन वगैरह गेट पे है, लोहे का गेट है, तो उस पर हम लोग पेंट कर देते हैं तो जंग नहीं लगती है। अब दोस्तों देखते हैं ग्रीज लगाकर, यानी कि ग्रीज लगाकर।
यसद लेपन। अब दोस्तों यसद लेपन के बारे में हम लोग आगे देखने वाले हैं विस्तार से। क्रोमियम लेपन, क्रोमियम धातु का लेपन। अब दोस्तों देखिए मिश्र धातु बनाकर लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे यसद लेपन और मिश्र धातु क्या होता है। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे संक्षारण से बचने की एक विधि होती है यसद लेपन, एक विधि होती है मिश्र धातु। उन विधियों को देखेंगे विस्तार से। अब दोस्तों पहले देखेंगे यसद लेपन। यसद लेपन क्या होता है दोस्तों? यसद लेपन लोहे को जंग से बचने के लिए उस पर जिंक धातु की पतली परत चढ़ा देते हैं, जंग लगने से बचाते हैं। इस क्रिया को यसद लेपन कहते हैं। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर लोहे पर हम किसी जिंक धातु की पतली सी परत चढ़ा देते हैं जिससे उस पर जंग नहीं लगती है, तो इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? यसद लेपन। अब दोस्तों देखते हैं मिश्र धातु। दो या दो से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है दोस्तों? मिश्र धातु कहलाता है। दो या दो से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। अब दोस्तों पहले देखेंगे कि मिश्र धातु बनाते कैसे हैं। दोस्तों मिश्र धातु बनाने के लिए हम क्या करते हैं? पहले मान लीजिए लोहे से मिश्र धातु बना रहे हैं, तो क्या करेंगे? सबसे पहले लोहे को गलित अवस्था में ले आएंगे, बिल्कुल लोहे को पिघला देंगे। फिर उसमें दोस्तों क्या करेंगे? एक निश्चित मात्रा में हम उसमें दूसरी धातु को मिलाएंगे। जिस किसी भी धातु का मिश्रण तैयार करना है हमें लोहे से, उसको मिला देंगे। उसके बाद दोस्तों जब वो पिघल जाएगी, बिल्कुल उसमें मिल जाएगी, तब हम क्या करेंगे? कमरे के ताप पर उसे शीतल कर लेंगे, यानी कि ठंडा कर देंगे और हमारी मिश्र धातु बनकर तैयार हो जाएगी। तो दोस्तों मिश्र धातु बनाने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। अब दोस्तों आगे इसका उदाहरण देख लेते हैं। लोहा एक नर्म धातु होता है। अब दोस्तों इसमें देखिए, इसमें निकेल मिला देते हैं तो यह स्टेनलेस इस्पात बन जाता है और इसमें जंग नहीं लगती है। दोस्तों यह एक मिश्र धातु का उदाहरण है कि हम लोहे में निकेल धातु का मिश्रण बना देते हैं। लोहे और निकेल धातु का मिश्रण बना देते हैं तो इससे एक मिश्र धातु तैयार हो जाती है जो स्टेनलेस इस्पात बन जाती है। यानी कि दोस्तों आप समझ लीजिए कि स्टील बन जाती है और इस पर जंग नहीं लगती है। अब दोस्तों देखते हैं पीतल धातु किन किन धातुओं से मिलकर बनी है। दोस्तों देखिए यहाँ पर पीतल धातु तांबा और जस्ता से, यानी Cu+Zn, तांबा और जस्ता से। कांसा बना है तांबा और टिन से। कांसा हमारा तांबा और टिन से बना है। और दोस्तों सोल्डर धातु बनी है सीसा और टिन से। और दोस्तों सोल्डर धातु का उपयोग होता है विद्युत परिपथ में, वेल्डिंग के उपयोग में इसका उपयोग किया जाता है। विद्युत परिपथ में वेल्डिंग करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों सोल्डर का उपयोग विद्युत परिपथ में वेल्डिंग करने में किया जाता है। अब दोस्तों आगे दिया गया है शुद्ध धातु की अपेक्षा मिश्र धातु में विद्युत चालकता और गलनांक कम होता है। दोस्तों शुद्ध धातु होती है उसमें जितनी विद्युत चालकता होती है उससे बहुत ही कम होती है मिश्र धातु में चालकता और गलनांक मिश्र धातु का बहुत कम होता है। दोस्तों हमारा अध्याय 3 यहाँ पर समाप्त हो जाता है। इसका दोस्तों पहला वीडियो मैंने आपको बताया था कि प्लेलिस्ट में पड़ा है, वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो हमारा अध्याय का नाम था धातु और अधातु, तो इसका पहला वीडियो हमारी प्लेलिस्ट में पड़ा है, वहाँ से आप लोग जाकर देख सकते हैं। अब दोस्तों अध्याय समाप्त हो चुका है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल में जाकर प्रेस करें। अब दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।